ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त विचार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और चैनल के नहीं हैं। इस कार्यक्रम को फिल्माने के दौरान हमारी टीम ने कोविड-19 से जुड़े केंद्र और राज्य के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया है। एक अरब से ज्यादा लोगों का देश जकड़ा गया है एक वैश्विक महामारी में। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एक वायरस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अनिश्चित काल के लिए मौन कर दिया। ये खतरनाक वायरस है जो खुद खत्म होने से पहले अपने टारगेट को मार देता है। एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया। हमें नहीं मालूम इस महामारी का पीक पीरियड भारत में कब आएगा और वो कैसा होगा, लेकिन याद रहे भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है। हमारा सामना एक ऐसी बीमारी से है जिसका ना कोई इलाज और ना ही कोई उपचार है। मरीजों से भरे अस्पताल, ऐसे में जिम्मेदारी संभाली भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स ने। देखिए इस महामारी के खिलाफ छिड़ी जंग में हमारे योद्धा किस तरह कमान संभाले हुए हैं। हम सिर्फ इस कर्व को फ्लैटन ही नहीं करना चाहते बल्कि रोगियों की संख्या भी घटाना चाहते हैं। किसी संभावित इलाज के लिए सारी दुनिया की नजरें गड़ी हैं भारतीय वैज्ञानिकों पर। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाएगी। भारत एक ही लक्ष्य लेकर इस महामारी से जूझ रहा है, वो है जीवन बचाना। आइए देखिए कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस, मेरे यानी मनोज बाजपेयी के साथ। वुहान, मध्य चीन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। यहां रहते हैं 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग। वुहान चीन के विकास का अहम हिस्सा है। इस शहर की रफ्तार कभी थमती नहीं है, लेकिन अब सब बदलने वाला है। In the Chinese city of Wuhan, शहर के अस्पताल निमोनिया के रोगियों से भरते जा रहे हैं। एक रहस्यमय वायरस शरीर पर हमला कर रहा है, जिससे सांस लेने की प्रणाली को नुकसान पहुंच रहा है। लोग दम तोड़ रहे हैं। वुहान के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। इस वायरस की खबर ने उन्हें चिंता में डाल दिया। सलमा नाम की एक मेडिकल छात्रा यहां से निकलने को बेताब है। मैंने घर वालों को बताया कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और शहर में जल्द ही लॉकडाउन होने वाला है, तो वो न्यूज़ देखते रहते थे और हालात को देखते हुए मेरे घर वालों ने मुझे फौरन लौटने को कहा। सलमा और कुछ और छात्र फौरन फ्लाइट पकड़कर वुहान से कोलकाता आ गए। फिर सलमा ने यहाँ से दक्षिण भारत में स्थित कोच्चि की फ्लाइट ली और वहां से सड़क के रास्ते त्रिशूर, केरल अपने घर पहुंच गई। सलमा समय रहते वुहान से निकल गई। चीन ने वायरस को काबू में करने के लिए असीमित समय का लॉकडाउन कर दिया। जान गंवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 570 से ज्यादा संक्रमित हैं और 17 मर चुके हैं। भारत अपने नागरिकों को इस वायरस के केंद्र
वुहान से एयरलिफ्ट करके निकालने का कार्य शुरू करता है। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चीन से 2 विमानों को लाने का एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास वुहान से लाए गए भारतीयों को क्वारंटीन सुविधाएं मुहैया कराने का ज्यादा समय नहीं है। देश के सामने बड़ी चुनौती थी। देश की क्षमता और योग्यता का इम्तिहान हो रहा था। रातों रात बैरक्स को क्वारंटीन हॉल्स में बदल दिया गया। ऐसे इंतजाम किए गए कि ये वायरस यहीं तक सिमटा रहे और पूरे देश में न फैले। हमने बड़ी संख्या में अधिकारी तैनात किए। हमने बहुत से मेडिकल ऑफिसर्स की मदद ली। बात सिर्फ उपकरणों की ही नहीं थी, बल्कि सारी सुविधाओं का इंतजाम भी बहुत ही थोड़े समय में किया गया, क्योंकि हम सभी के लिए इसकी फौरन जरूरत थी। वुहान से लौटने के 4 दिन बाद सलमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। गला दर्द कर रहा था, सूखी खांसी भी थी, टेंशन हो रही थी। आफ्टर ऑल मैं वुहान से लौटी थी। मुझे अपनी फैमिली और मेरे साथ लौटे लोगों की भी चिंता होने लगी। मैंने अपने इलाके के हेल्थ इंस्पेक्टर को इस बारे में बताया। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मेरे घर पर एम्बुलेंस भेजी और फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। अस्पताल जल्दी हरकत में आता है। सलमा के खून के नमूनों और मुंह से लिए गए स्वैब को तुरंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया, जो केरल से करीब 1200 किलोमीटर दूर पुणे में है। ये सैंपल हमारे पास 29 जनवरी की सुबह पहुंचे। हमने रियल टाइम पीसीआर सेट किया। तब तक हमें सार्स कोरोना वायरस 2 के स्पेसिफिक प्राइमर्स मिल चुके थे। हमने टेस्टिंग शुरू की, बहुत सावधानी बरतते हुए और क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हुए एक ही टेस्ट को 2 लैब्स में करवाया। इन्हें सैंपल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वायरस अब सीमाएं पार करने लगा है। चीन में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 4,500 से ज्यादा संक्रमित हैं। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अमेरिका समेत 14 देशों में संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में डॉक्टर अतनु बासु सलमा के सैंपल की जांच कर रही टीम के प्रमुख हैं। टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव आए। कोरोना वायरस नाम का ये वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर एकदम अलग तरह का नजर आता है। इस गोल वायरस का आकार 70 से 100 नैनोमीटर होता है। इसका बाहरी हिस्सा बिल्कुल अलग तरह का होता है और इसे आउटर लेयर या कोरोना कहते हैं। ये काफी कुछ सूर्य के कोरोना जैसा होता है। इस वायरस का जीनोम आरएनए फैमिली के तमाम दूसरे वायरसेस से एकदम अलग होता है। हमने इस वायरस की गहराई से जांच की तो पता चला कि ये वुहान वाले वायरस से 99.98% मेल खा रहा था। और मैंने ईसीडी के चीफ को फ़ोन करके बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सार्स CoV-2 का पहला मामला हमारे पास आ चुका है। कुछ ही दिनों में केरल में 2 और छात्रों के टेस्ट पॉजिटिव निकलते हैं। ये जानलेवा वायरस भारत की सरहदों में दाखिल हो चुका है। इंडिया में इस वायरस की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत जरूरी काम किए जा चुके हैं। इंडिया के लिए ये वायरस एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से वायरस बहुत तेजी से फैलने की संभावना है। लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह काफी ट्रैवल करते हैं, इसीलिए ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर भी लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसे फैलने से रोका जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोगों को खाने पीने की जरूरी सामान की कोई कमी ना हो। वायरस अब तक 24 देशों में फैल चुका है। चीन में 14,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है।
मुझे लगता है कि ये एक रोग वायरस है और इसमें कुछ ऐसे स्मार्ट प्रोटीन हैं जिनके कारण बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। बॉडी की डिफेंस सिस्टम इसे क्लियर कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान बॉडी हार मानने लगती है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए ये एक खतरनाक वायरस है जो खुद खत्म होने से पहले अपने टारगेट को मार देता है। ये म्यूटेट करता है और ये शरीर की रक्षा प्रणाली को चुनौती भी देता है और उसकी वजह से ये एक अलग तरह का वायरस है। ये सारी चीजें इस वायरस को बहुत स्मार्ट और खास बना देती हैं और इसीलिए इसे हराना इतना मुश्किल है। इस वायरस की जांच से पता चला कि ये सार्स CoV-2 है और इस बीमारी को नाम दिया गया है कोविड-19। सार्स या मर्स वायरस जो है वो चेस्ट के निचले हिस्से पर हमला करने वाले वायरस हैं, लेकिन इनके उलट कोविड-19 या सार्स 2 वायरस गले में या नेजल म्यूकोजा में अपनी संख्या बढ़ाता है। फिर ये वायरस आपके गले और नाक से होता हुआ फेफड़ों में जाता है। ये फेफड़ों के सेल्स में पहुंच जाता है। इससे निमोनिया होता है और इस स्टेज में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और ऑक्सीजन के अलावा वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। कोविड-19 को रोकने का न तो कोई इलाज है न ही वैक्सीन। इससे बचने का एक ही ज्ञात तरीका है, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है बड़ी संख्या में लोगों की जांच होना और संक्रमित लोगों को सबसे अलग रखना। वायरस 76 देशों में फैल चुका है। चीन में इसके 80,000 से ज्यादा मामले हैं और कोरिया में 5,000 से ज्यादा। वायरस ने इटली और ईरान में आतंक मचा रखा है। भारत में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये सभी लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। भारत सरकार विदेश से आने वाली सभी यात्रियों की जांच का आदेश देती है। हर यात्री का तापमान लिया जाता है और तापमान के सामान्य आने पर ही उसे एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत मिलती है। रीता मल्होत्रा दुबई से अपने देश लौट रही हैं। मैं जब प्लेन में बैठी तो मैंने तो मास्क लगाया था, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट सीट वाला पैसेंजर था वो खांस रहा था और उसने मास्क नहीं पहना था। उसके बाद से मैं बहुत डर गई थी। घर लौटकर उन्होंने अपने सफर के बारे में अपने पति राकेश को बताया। मैं ना तो कहीं शॉपिंग करने गई थी और ना ही किसी मार्केट वगैरह में गई थी। मुझे ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ पता तब चला जब मेरे हस्बैंड में कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए और तब मैंने फौरन उनका कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। 27 की रात को जब नतीजे आए तो पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। एक पल को तो यूं लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी उम्र 70 साल है और इतनी उम्र वाले ज्यादातर लोग इस बीमारी से बच नहीं पाते, तो मैं बिना सोचे समझे बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। मार्च की शुरुआत है और भारत के अस्पताल अब भी भारी तादाद में आने वाले मरीजों के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कई बड़े अस्पताल भी कोविड-19 के इलाज के लिए फिलहाल सक्षम नहीं है। हम हॉस्पिटल के लिए निकले, पर तब क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ही कम थे, कोई हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। तो हम एक से दूसरे हॉस्पिटल जाते रहे। सब जगह एक ही जवाब मिला, हम आपको ऐसे ही एडमिट नहीं कर पाएंगे, आपको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो हम लोग घर लौट आए, एम्बुलेंस मंगाई और फिर दोबारा हॉस्पिटल भर्ती होने गए। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, पता नहीं था कि मैं कभी ठीक होकर घर लौट पाऊंगा या नहीं।
आगे क्या होने वाला है इससे बेखबर भारत में जश्न का माहौल है। यहाँ जोरों शोरों से होली मनाई जा रही है। रंगों और भीड़ भाड़ वाले इस त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग से लोग अनजान हैं। वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है। 114 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। 1,18,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 4,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। WHO 24 घंटे इस महामारी का जायजा लेने में जुटा हुआ है और हम कोविड-19 के फैलाव और खतरे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कोविड-19 को अब महामारी घोषित किया जा सकता है। खुशी का मंजर मातम में तब बदल जाता है जब होली के अगले ही दिन भारत में कोविड-19 की वजह से पहला मरीज दम तोड़ देता है। 76 साल के मृतक हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे। 1 महीने में ही भारत के कोने कोने में पॉजिटिव केसेस दर्ज होने लगे, चाहे दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में महाराष्ट्र या फिर उत्तर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सभी जगहों से मरीजों की बढ़ती तादाद की खबरें आने लगी। प्रधानमंत्री की स्पेशल कोविड-19 टास्क फोर्स इस चुनौती की कमान संभालती है। हर हफ्ते टेली कॉन्फ्रेंसेस होने लगती हैं ताकि इस संकट को काबू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की एक टीम बनाई थी और मैं उस टीम को लीड कर रहा था। हम चाहते थे कि पूरा देश इस महामारी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, तो हमने स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के बारे में सभी राज्यों को बता दिया। टेस्ट संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने और बीमारी का तेजी से पता लगाने के लिए जबरदस्त कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हमने जब टेस्टिंग शुरू की थी तो देश में इस काम के लिए सिर्फ एक ही लैब थी और वो थी पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लेकिन आज 500 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही हैं। टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने में सरकार की मदद के लिए कई निजी कंपनियों के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जुड़ गए। गेट्स फाउंडेशन ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पिछले कुछ सालों में कई हेल्थ इश्यूज पर काम किया है, जैसे कि नई वैक्सीन बनाना। और जब कोविड जैसी महामारी आई तब हमने सोचा कि कहाँ काम करने की जरूरत है, जैसे इन्फेक्टेड लोगों के डिटेक्शन के लिए फंड्स इकट्ठा करना, उनके आइसोलेशन के लिए। हमने खास तौर पर यूपी और बिहार में काम किया है, जहां हमने पहले भी हेल्थ इश्यूज पर काफी काम किया है। हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि उनके शानदार ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को हम अच्छी तरह गाइड कर सकें। और मैंने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों ने इन कोर्सेज का फायदा उठाया है। भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। 151 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। 3 की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत केरल और महाराष्ट्र की है। ये संक्रामक वायरस खबरों में छा चुका है। एहतियात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा देते हैं। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, अपने घरों में ही रहे। वायरस को रोकने के लिए भारत अपनी सीमाएं सील कर देता है। आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया जाता है। भारत में अब कोविड-19 के 360 मामले सामने आ चुके हैं। 8 राज्यों को छोड़कर ये वायरस पूरे भारत में फैल चुका है। पश्चिम और दक्षिण के राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए देश भर में लॉकडाउन का आह्वान करते हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिस नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी,
अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इससे करीब 195 देश संक्रमित हो चुके हैं। अलग अलग देश इस महामारी को रोकने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। भारत ने लागू किया दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन। लॉकडाउन लागू करने की एक वजह थी ये देखना कि बीमारी को तेजी से फैलने से कैसे रोका जा सके। दूसरी वजह थी कर्व को फ्लैट करने की कोशिश। इनफैक्ट भारत को अपने हेल्थ सिस्टम्स को तैयार करने और हॉस्पिटल्स में बेड्स और देश में वेंटिलेटर्स की बढ़ती मांग को सुलझाने का इसने बहुत ही अच्छा मौका दिया। सिर्फ 4 घंटे की नोटिस पर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में ट्रैफिक थम जाता है। 1 अरब से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। जिस देश में 135 करोड़ लोग हों, वहां उनसे इस तरह का लॉकडाउन करवा पाना एक कमाल की बात तो थी, साथ ही एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला भी था। पूरे देश में पुलिस मुस्तैदी से अपने काम में जुट जाती है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत दी जाती है। पुलिस सड़कों पर गश्त लगा रही है और संक्रमण का जोखिम उठाते हुए भी दिन रात जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है, अपनी दूरी बनाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस विजय सिंह तोमर अपनी टीम को नए सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। सब घर के अंदर हैं, इवन आवर फैमिलीज ऑल्सो, लेकिन हम ही बाहर हैं। हम अपना मास्क लगाए हुए हैं और डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। तो वी आर कीपिंग सेफ्टी फॉर आवर ऑल्सो, ताकि जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो देश को कैसे हम रक्षा करेंगे देश की। लॉकडाउन को एक ही दिन हुआ था कि पुलिस के सामने एक बड़ा संकट आ गया। राजधानी के एक हिस्से में हजारों लोग एक जगह इकट्ठे पाए जाते हैं। निजामुद्दीन मरकज में एक ही जगह से 3000 लोगों को निकाला गया और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में 1000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये 2 चैलेंज दिल्ली के सामने बहुत बड़े आए। इस्लामी मिशनरी संगठन तबलीगी जमात ने एक सम्मेलन किया था जहां देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेने आए। मीडिया के एक वर्ग ने जिस तरह से तबलीगी जमात का मुद्दा दिखाया, उससे वो सांप्रदायिकता की ओर चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमें इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी थी और जमात के कुछ लोग तो विदेशों से भी आए थे। ये लोग एक सीमित और बंद जगह में इकट्ठे हुए थे, तो ऐसे में तो संक्रमण फैलना तय ही था, इसलिए इसे लेकर डर भी मौजूद था। तो इस बारे में बात करना गलत नहीं होगा, लेकिन क्या ये सब इनकी वजह से हुआ? नहीं, कुछ दूसरे धार्मिक आयोजन भी थे जो उस समय हो रहे थे। यहाँ तक कि ऐसी शादियाँ भी हुई हैं जिनमें पूरे देश भर के राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि तबलीगी जमात के इस मुद्दे को कुछ ज्यादा ही तूल दे दी गई है। इस सम्मेलन में आए हर शख्स का जल्द से जल्द टेस्ट किया जाना जरूरी है। मैंने तुरंत अपने हॉस्पिटल स्टाफ्स, नोडल ऑफिसर और दूसरे कंसल्टेंट्स के साथ इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ही अजीब किस्म का एहसास हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ। क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे सामने पहले से ही बहुत सी मुश्किलें हैं? तबलीगी जमात के सैकड़ों सदस्य पहले ही अपने अपने राज्यों की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। हो सकता है उनमें से कई इस वायरस से संक्रमित हो। हमने देखा कि कुछ ही दिनों में ये इन्फेक्शन देश के हर राज्य तक, हर हिस्से तक पहुंचने लगा, वहां अपना असर दिखाने लगा। पूरे देश में पॉजिटिव केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अर्पिता प्रियदर्शनी, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, मदद के लिए आगे आती हैं। उनकी कंपनी रक्षा, कृषि और माइनिंग के क्षेत्रों के लिए उच्च स्तर के ड्रोन्स बनाती है। अब वो म्युनिसिपैलिटी के साथ काम कर रही हैं ताकि ड्रोन्स में बदलाव लाकर घने और ज्यादा जोखिम वाले इलाके को सैनिटाइज किया जा सके।
इस एरिया में कुछ केसेस मिले हैं कोविड-19 के, तो यहाँ पे हम स्प्रेइंग करने आए हैं ड्रोन से कि हम एक दिन भी नहीं रुके हैं अभी तक। अभी जितने हमारे पास कुछ ना कुछ हॉटस्पॉट रोज मिल ही रहे हैं, आप देख रहे हो उसको, तो जितने मिलते जाते हैं वहाँ पे जा जाके हम डिसइंफेक्ट करते रहते हैं और ये रोज़ का चल रहा है, ये डेली प्लानिंग होती है। पूरा देश हाई अलर्ट पर है। लॉकडाउन के तहत दुकानें, कारोबारी संस्थान और फैक्ट्री सब बंद हैं। अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। देश के हर शहर में हजारों लाखों हैरान परेशान प्रवासी मजदूर बस अड्डों पर जमा होने लगते हैं। अचानक हुए लॉकडाउन से उनकी नौकरी और छत दोनों ही छिन गए हैं और उनके पास अपने घर लौटने का कोई जरिया भी नहीं। बड़ी संख्या में लोगों के इस प्रवास ने हमें सदके में डाल दिया। किसी के बच्चे उसके कंधे पर थे तो कुछ लोग अपने बैग पर ही बच्चों को खींच रहे थे। ये लोग नंगे पैर 1000 किलोमीटर चलने को तैयार थे, वो भी खाली पेट और बिना पानी के। इससे शायद हालात ज्यादा बिगड़े, शायद सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था। इनके अस्थायी आश्रय के लिए कुछ स्कूल और संस्थानों ने अपने दरवाजे खोल दिए। एक फैक्ट्री में काम करने वाले दिलीप तारम हाल ही में दिल्ली आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। जैसे कि मेरे को पता चला, अपना सामान इकट्ठा कर लिया, कंधे पर रख दिया और निकल गया। फिर आते समय यहाँ बस अड्डे पे पहुँच गया। बस का फिर देखा कि बस चलेगी या नहीं, ट्रेन चलेगी या नहीं, तो सभी कोई बोलते थे कि ट्रेन नहीं चलने वाली है। तो फिर मैं एक पुलिस वाले से पूछा, तो मैं बोला यार रहने की कुछ जगह होंगे तो बता दो। तो फिर उसने ये रैन बसेरे की जगह दिया। अभी तो डेली फ़ोन आ ही रहे हैं कि घर आ जाओ करके, लेकिन जाने की सुविधा ही नहीं है। दिलीप अस्थायी कैंपस में फंसे असंख्य प्रवासियों में से एक हैं जो घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे को परेशानी यही हुई कि मैं अभी आगे अपने बच्चों को देख पाऊंगा नहीं, अपनी फैमिली के पास जाऊं पाऊंगा या नहीं, ये मेरे को घबराहट हो गई। और मैं लेकिन यही है कि अपनी फैमिली की डेली याद आती है। और लॉकडाउन खुलने से पहले तो यही है कि सब अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगा। लॉकडाउन ने सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही बुरी तरह प्रभावित नहीं किया, बल्कि प्रवासियों के आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया है। हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि वो अब लौटकर कभी भी बड़े शहरों में नहीं आएंगे। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए इस युद्ध में जीतना ही होगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब प्रवासी कामगार लौट आएं। अगर ये प्रवासी कामगार वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब अर्थव्यवस्था में फिर से जान नहीं फूंकी जा सकती। ये लोग वो सैनिक हैं जो अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सकते हैं। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। शहर के अधिकारी परेशान हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से पहला पॉजिटिव केस मिला है और सबके मन में एक ही डर घर करने लगता है कि कहीं ये एक हॉटस्पॉट न बन जाए। धारावी मुश्किल से 2.5 वर्ग किलोमीटर इलाके में मौजूद होगा, लेकिन इतने से छोटे इलाके में करीब 8.5 लाख लोग रहते हैं। अगर आप यहाँ बने घरों को देखें तो उनका साइज मुश्किल से 10 बाय 15 फीट होगा। ये एक घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती है और इस इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ ही हफ्तों में मुंबई से जुड़ी सबसे डरावनी आशंका सच होने लगती है। घनी आबादी वाली इस बस्ती में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस कंटेनमेंट जोन में 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। एक खास क्वारंटीन सुविधा शुरू तो की गई है, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आइसोलेट करने के लिए अगर हम 15 लाख का जो स्लम है धारावी, वहाँ के
लोगों को अगर उठा के बाहर रखना है तो कितने रख सकते हैं? फिर भी हमने 22,000 आज की तारीख में 22,000 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। शहर बदतर हालात के लिए तैयार हो रहा है। रातों रात अस्पताल बनाए जा रहे हैं। देश के सभी राज्य वायरस से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करके याद दिला रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। 3 हफ्तों का लॉकडाउन अब खत्म होने को है, लेकिन वायरस अब भी सक्रिय है। भारत में कोरोना वायरस से 6,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 200 जानें जा चुकी हैं। विचार विमर्श के बाद सरकार एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा देती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और 19 दिन के लॉकडाउन का सामना करेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लॉकडाउन के नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखते हैं, तो समाज के लिए ये दोनों चीज़ें सबसे दमदार वैक्सीन साबित होगी। हमें इस रणनीति का पालन करते रहना होगा और यही कारण है कि पहले लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन लगाया गया। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत लॉकडाउन में है। कई हफ्तों से गलियां सूनी हैं। दफ्तर और शॉपिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी सन्नाटा पसरा है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तेजी से बढ़ती संख्या अब भी चिंताजनक है। अंटार्कटिका को छोड़कर यह वायरस सभी महाद्वीपों में पैर फैला चुका है। पूरी दुनिया में 18 लाख से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इटली में 20,000 से ज्यादा, स्पेन में 17,000 से ज्यादा और भारत में 300 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए यह सबसे बड़ा जोखिम है। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाले पहले डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के लिए कोरोना कोविड-19 के फैलाव को रोकना आसान नहीं है। वो तो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे कि वो क्या खा रहे हैं, ठीक से सो रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है देश में ज्यादा चिंताजनक स्थिति वहाँ है जहाँ डॉक्टर्स ने ये शिकायत की है कि उनके पास अच्छी क्वालिटी की PPE किट्स नहीं है। उन्हें सही N95 मास्क नहीं मिल रहे हैं। बेशक हम उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस की बजाय लापरवाही और अनदेखी की वजह से ज्यादा डॉक्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पताल अपने कोविड-19 वार्ड्स में सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन बड़ी सख्ती से कर रहे हैं। आप जरा उस इंसान की हालत के बारे में सोचिए जो इन्फेक्शन वाले इलाके के अंदर दाखिल होता है। वो PPE किट पहनता है और पसीने में भीगकर लगातार काम करता है। वो 6 घंटे तक टॉयलेट तक नहीं जाता है। ना तो वो कुछ खाता है और ना ही वो कुछ पीता है, और इस डर के साथ वो अपने घर लौटता है कि कहीं वो इन्फेक्ट तो नहीं हो गया और कहीं उसके साथ साथ उसका परिवार इन्फेक्ट ना हो जाए। एक तरफ तो इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए मरीजों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही, वहीं बाहर सड़कें वीरान हैं। रेस्टोरेंट्स, दुकानों, कारखानों को बंद हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं और अब ये आशंका पैदा होने लगी है कि कुछ छोटे कारोबार इस लॉकडाउन को झेल ही नहीं पाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था को बहाल करना हो तो चीजों की मांग फिर से पैदा करनी चाहिए।
लेकिन हुआ यह है कि खरीदार कुछ भी खरीदने के मूड में ही नहीं है। लोगों में इतना डर बैठ गया है कि लोग जरूरत का सामान भी खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं और इस वजह से मांग बहुत घट गई है। सरकार फिर तीसरे लॉकडाउन का ऐलान करती है, इस बार 14 दिन के लिए। इसके दौरान कई राज्यों में कारोबारों को आंशिक रूप से खोला जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर पटरी पर लाया जा सके। जो हजारों प्रवासी मजदूर शहरों में फंस गए हैं, इस सीमित रियायत से उनके लिए काम के मौके पैदा नहीं होते। हताशा में ये लोग तपती धूप को झेलते हुए हाईवे पे निकल पड़ते हैं और फिर शुरू होता है आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा मानव प्रवास। शायद सरकार को इस दौरान कुछ दिक्कतें आ रही थी और हम उसको पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते हैं अगर वो जिंदगी और रोजी रोटी के बीच संतुलन नहीं बना पाई। इधर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक असली हीरो का जज्बा दिखाते हुए हजारों लोगों को अपने पैसे से उनके घर भेजना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है इनके लिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी तरीके आसान होते तो शायद घर पहुंच जाते। क्योंकि जो घर जाने वाला है वो तो घर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो पैदल जाए, चाहे ऑटो में बैठ के जाए या किसी ट्रक पे बैठ के जाए। अरे हम लोग इधर फंसे हुए थे दो महीने से, कुछ काम धंधा है नहीं, तो उन्होंने हम लोग के लिए कुछ पैसे के बंदोबस्त किए हैं। इन प्रवासियों की रवानगी के समय सोनू सूद खुद वहां मौजूद थे। ये बस का इंतजाम करके दरभंगा भेजा है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सरकार भी फंसे हुए हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए खास ट्रेनिंग शुरू करती हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कत थी रहने की, खाने की, तो इसलिए गांव जाने के लिए अच्छा ही है। हमने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूरों को अपने शहर या गांव जाने की इजाज़त देना, या फिर कई देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का निर्णय। तो ये सभी बहुत अहम फैसले हैं। सरकार दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेश वापसी कार्यक्रम शुरू करती है। वंदे भारत मिशन में 40 से भी ज्यादा देशों में विमान भेजकर वहां फंसे लगभग 2 लाख भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत अब तक 40 दिन के लॉकडाउन का सामना कर चुका है। और अब 14 दिनों का आंशिक लॉकडाउन चल रहा है। So what has Kerala done right and what are the lessons that the state holds for the rest of the country? कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। दक्षिणी राज्य केरल, जहां देश का पहला कोविड-19 मामला सामने आया था, वहां इस वायरस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइनिंग, आइसोलेटिंग और एक बेहतरीन इलाज। कोई मरीज चाहे एयरपोर्ट से या फिर सड़क से या सी पोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से लौट रहा है, तो ऐसी हर जगह हमारी प्रशिक्षित टीम मौजूद रहेगी उसकी जांच के लिए। स्वयंसेवकों और हेल्पलाइंस की पूरी कोशिश है कि हर किसी को सटीक जानकारी और पर्याप्त देखरेख मिले। राज्य की बुनियादी स्तर पर काम करने की तरकीब कामयाब रही है। इस सेंट्रल कंट्रोल रूम से पूरे राज्य के अस्पतालों की स्थिति को आंकने में मदद मिल रही है। हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। हम अपने हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। अगर किसी को वेंटिलेटर चाहिए तो हम वो दे रहे हैं। अगर किसी को और ख़ास तरह का कोई इलाज चाहिए तो वो भी दिया जा रहा है। हर हॉस्पिटल में हमारा एक मेडिकल बोर्ड है, खासकर कोरोना मरीजों के लिए, और ये बोर्ड हर मरीज की तरफ खास ध्यान दे रहा है। केरल को कामयाबी मिल रही है अतीत के एक संकट से मिली सीख से।
हमने नीपा से प्रभावित सभी लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया और तब तक एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैकेनिज्म डिजाइन किया गया था। कोविड के मामले में केरल ने एक मिसाल कायम की। उसकी प्राथमिकता थी लोगों की तकलीफ को समझना और फौरन हरकत में आना। अब बाकी राज्यों को भी ये सबक को सीखना है। भारत कोरोना वायरस से टक्कर लेने के लिए लॉकडाउन की रणनीति आजमा रहा है। देश लगातार 3 लॉकडाउन झेल चुका है, कुल मिलाकर 54 दिन। और कोविड-19 के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। 70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में ढील दे रही है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। देश की ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा सक्रिय करने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। भारत में अब 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। भारत चोटी के उन 12 देशों में शामिल हो चुका है जहां पॉजिटिव केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को अचानक बढ़ने वाली मरीजों की तादाद संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। यहाँ तो रेलवे कोचेस को भी क्लिनिक बना दिया गया था। होटल और स्टेडियम अस्पताल की भूमिका निभाने वाले थे। सोचा जा रहा था कि हॉस्पिटल में बेड्स कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि भारत को ये मालूम था कि मरीजों की संख्या बढ़ेगी जरूर। सरकार कोविड-19 से जंग जीतने के लिए अब पूरे देश में लॉकडाउन के बजाय स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बना रही है। हम देश में इस रोग से जुड़ी रणनीति को लेकर एकदम स्पष्ट हैं। हमारे यहाँ ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है, लेकिन अब हम इसमें बदलाव करके कंटेनमेंट जोन लाने वाले हैं। तो हमारा लक्ष्य इस ग्राफ को सिर्फ फ्लैटन करना ही नहीं, बल्कि इसे रिवर्स करना है। एक लेडी को कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो हम सबको बैरिकेडिंग करनी है चारों तरफ। केवल एसेंशियल सर्विसेज वाले ही अंदर जाएंगे। वहाँ की एंट्री बड़ी रेस्ट्रिक्टेड होगी। कंटेनमेंट जोन के लिए तमाम स्टाफ इमीडिएटली पहुंचे। चलो भैया, चलो 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 जल्दी चलो। इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है सो दैट बाकी जगह कंटेन रहे, डिजीज कोविड-19 कोरोना फैले ना। किसी को भी बाहर के व्यक्ति को इस कंटेनमेंट जोन में आने की मनाही है। पोस्टर्स लगा दी गए हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है। साथ साथ में जो भी लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। मेरे साथी सैनिटाइजेशन कराए, अभी ये प्रोग्रेस करा रहे हैं। सैनिटाइजेशन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इस वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई 24 घंटे जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने डॉक्टर विनोद पॉल और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ एक वैक्सीन और R&D टास्क फोर्स बनाई है। इसने कई बड़े रिसर्च प्रोग्राम्स की मदद ली है ताकि हम लोग इस वायरस को और इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझ सकें। यानी ये काम देश के कई बड़े इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर कर रहे हैं। इंडिया एक कमाल का देश है। इंडिया में कई ड्रग एंड वैक्सीन कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया को दवाई सप्लाई करती हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले इंडिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती है, फिर वो सीरम इंस्टीट्यूट हो या बायोई या भारत, ऐसी कई कंपनीज हैं। ये सभी कंपनीज कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद कर रही हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, और इसमें इनका दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने का एक्सपीरियंस काम आ रहा है।
हमारी फाउंडेशन सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सके। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की जीतोड़ कोशिश में लगी है। ये वैक्सीन थोड़ी अलग किस्म की है क्योंकि पास्ट में हम कई साल से जो वैक्सीन बनाते रहे हैं उन्हें बनने में करीब 5 से और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की ताकि हम कोविड से लड़ सकें। 2-month-long COVID-19 lockdown in India has exceeded 100,000 nearly. The rate of new infections is showing signs of slowing. भारत साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस से जूझ रहा है। पूरा देश 40 दिन का सख्त लॉकडाउन और करीब 1 महीने आंशिक लॉकडाउन देख चुका है। अनलॉक 1 में बेशक कारोबार धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन मुश्किल यह है कि अभी मांग में फौरन कोई इजाफा नहीं होने वाला। लोग इस समय इन्वेस्ट करने के मूड में ही नहीं है और जब तक मांग बढ़ेगी नहीं तब तक शायद वो इन्वेस्ट करेंगे भी नहीं। बिजनेस चलते रहें ये सुनिश्चित करने के लिए हमें खास तरह की नीतियां बनानी होंगी। इसलिए इकोनॉमी को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की तादाद करीब 62 लाख पार कर चुकी है। भारत में ये संख्या 2 लाख के करीब है और 5,300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन साथ ही 91,000 से ज्यादा भारतीय ठीक भी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से 48.19% लोग इस बीमारी को हरा चुके हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस वायरस के सिलसिले में लापरवाह ना हो जाएं। जैसे ही हम लापरवाह होंगे इसकी दूसरी लहर आएगी और तब ज्यादा बर्बादियां होंगी। तो तैयार रहते हुए विकल्पों को ढूंढते रहें। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और भविष्य अब भी अनिश्चित है। हमें नहीं मालूम कि इस महामारी का पीक पीरियड भारत में कब आएगा और वो कैसा होगा, लेकिन याद रहे भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है। तो सोचिए इस देश का क्या हाल होगा। हमें तो इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस का अंदाजा भी नहीं है और ना ही हमें ये मालूम है कि ये कर्व आखिर कब फ्लैट होगा, और कर्व तब ही फ्लैट हो सकता है जब वो अपने चरम पर पहुंच जाए। लोग वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं और धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना, वेंटिलेशन, ये समाज के नए नियम बन जाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगे और शायद इनमें से कई चीज़ें हमारी भलाई के लिए ही होंगी। कोई वैक्सीन निकल भी जाए फिर भी कोविड-19 की मौजूदगी कई मायनों में बनी ही रहेगी। ये सिर्फ इंसानों को होने वाली स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी नहीं है जिसे एक वैक्सीन से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता हो।
इस वैक्सीन की लगातार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ इंसानों में ही छुपी नहीं है, बल्कि ये चमगादड़ों में भी मौजूद रहेगी और दूसरे तरीके से उभर सकती है। तो लापरवाही नहीं चलेगी। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, आबादी, गरीबी और साक्षरता। इनके बावजूद देश इस वायरस का सामना बड़े ही धैर्य, एकता और पूरे विश्वास के साथ कर रहा है। भारत में काफी रिसर्च स्टडीज चल रही हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि देश के लोगों ने कैसे इस वायरस के प्रति रिएक्ट किया है, उनकी कौन सी रणनीति ठीक थी, कहाँ सुधार की गुंजाइश थी, और अगर इसकी दूसरी लहर आती है तो इस वायरस का सामना करने से जुड़ी अपनी स्टडीज से मिले सबक को भारत अपना सकता है। सबसे पहले हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि शुरू से ही हम इसका पता लगा लें। साथ ही पूरी दुनिया में एक अच्छे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है। और दूसरी बात, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे इस बीमारी के इलाज का पता लगाया जा सके। हमें मेडिसिन की एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी ताकि हमें जल्दी एंटीबॉडीज मिल सकें। और आखिर में हमें तेजी से वैक्सीन बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और ये सारे काम एक साथ करने होंगे। इस सिलसिले में हमें ग्लोबल ऑपरेशंस इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे WHO। इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ताकि हम हेल्थ वर्कर्स को तैयार कर सकें, उनकी मदद कर सकें, क्योंकि उन्होंने ही इस बहुत ही मुश्किल काम को अंजाम दिया है। इसलिए ये बहुत अहम है। मुझे लगता है कि ये बीमारी हमें एक तरह से तैयार कर देगी, जिससे हमें ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। Coronavirus cases in India have crossed the 4 lakh mark. Cases in India have exceeded 100,000 with nearly कोरोना वायरस का खतरा अब भी मंडरा रहा है। हालांकि इस जानलेवा वायरस के साथ जंग की ये बस शुरुआत है। न जाने ये जंग कितनी लंबी चलेगी। इस लड़ाई में हमारे जाबाज डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, पुलिस सभी एकजुट होकर लोगों को सुरक्षित रखने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। लेकिन हम नागरिक इस मुहिम में अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाकर इनकी मदद जरूर कर सकते हैं। पर भारत इस वायरस से लड़ने के लिए एक विश्व स्तरीय संगठन का हिस्सा बन चुका है और उम्मीद है कि हम इस महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे। Stay home. Stay safe. 30 groups which are working for development of vaccine